हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिकेत। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट एंड मेज़रमेंट के बारे में। तो देखो गाइस, यूनिट और मेज़रमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कैसे होना पड़ेगा कि आपको अपने लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा इस चैप्टर को। देखो कैसे, देखो आपके अराउंड में फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके अराउंड में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, बहुत सारा चीज़ है। और इन सब चीज़ को नापा जाता है, और इन सब चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप अगर मान लो कहीं दूध लेने जाते हो तो आपको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि होता है लीटर। मान लो आप कहीं पे अंडा लेने के लिए जाते हो, है ना, तो एग लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको डज़न का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। मान लो कहीं पे आप चावल या चीनी या आटा लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको केजी का ज़रूरत पड़ता है। मान लो कहीं आप कपड़ा ख़रीदने जाते हो तो वहाँ पे आपको मीटर का ज़रूरत पड़ता है। तो हमारे आसपास के प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका अपना खुद का यूनिट होता है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अपने को यही क्लियर करने वाला है कि आपके आसपास या आपके सराउंडिंग में या हमारे फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब का क्या यूनिट होगा। और यूनिट क्यों ज़रूरी है? यूनिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को मेज़र करना है, यानी कि नापना है, तो बिना यूनिट के तो उसको नाप नहीं सकते हो, है ना। तो इसीलिए यूनिट ज़रूरी है। तो हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हम किस तरीके से फिजिक्स में आने वाले सारे फार्मूलाज़ का यूनिट निकालेंगे। तो ये चैप्टर आपको एक समझिए कि एक तरीका देगा जिससे आपको बहुत सारे यूनिट्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक तरीके से क्या करेंगे, बहुत सारे यूनिट्स को निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे फिजिक्स में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी होता है ना। आपको भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी याद होगा, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, है ना। बहुत सारा चीज़ है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, बहुत कुछ है, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह, बहुत कुछ। तो ये सारा चीज़ जो है, इन सब का अपना अपना एक यूनिट होगा, ठीक है ना। तो ये सारे यूनिट्स याद करने पड़ेंगे क्या? नहीं, सारे यूनिट्स याद नहीं करने पड़ेंगे। आपको एक तरीका सिखाया जाएगा इसी चैप्टर में जिससे आप यूनिट्स को निकालेंगे। मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है? मेज़रमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नापना। और हम लोग नापते कैसे हैं? नापते हैं हम लोग कंपैरिजन करके। अब ये कंपैरिजन कैसे होता है वो आगे हम लोग मेज़रमेंट में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको क्या समझना है कि यूनिट हम क्यों पढ़ते हैं? यूनिट हम पढ़ते हैं मेज़रमेंट के लिए। अब देखो, मेज़रमेंट से हमको मतलब यूनिट के जानकारी से हमको फ़ायदा क्या होगा? तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कि बताइए यूनिट का क्या नीड है साइंस में और क्या नीड है इंजीनियरिंग में। तो देखिए, अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका साइंस में क्या नीड है? टू प्रिडिक्ट साइंटिफिक लॉ। जो हमारे साइंटिफिक लॉ होते हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए, उनको अंदाज़ा लगाने के लिए हमको यूनिट का ज़रूरत है। और दूसरा, टू वेरीफाई द लॉ, मतलब लॉ को वेरीफाई करने के लिए भी हमको यूनिट का ज़रूरत है। अच्छा, इंजीनियरिंग में क्या ज़रूरत है? तो भैया इंजीनियरिंग में ज़रूरत है करेक्ट सेंस ऑफ क्वांटिटी, कि भैया ये जो क्वांटिटी है ये इतना क्वांटिटी है। अगर आपको यूनिट पता रहेगा तो आपको क्वांटिटी का करेक्ट सेंस पता रहेगा। और दूसरा, क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब क्वालिटी कैसा है। अगर आपको यूनिट पता है तो उस बेसिस पे आप उसका क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग में ये दो चीज़ का ज़रूरत होता है। अब बात आता है कि सर ये यूनिट आया कहाँ से? तो देखो, यूनिट कहाँ से आया? जब हम मेज़रमेंट करने गए। क्या करने गए हम लोग? जब हम करने गए मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट करने के लिए हमको, अच्छा सर मेज़रमेंट करने गए, चलो ठीक है, मेज़रमेंट करने गए, लेकिन मेज़रमेंट किसका करने गए? तो हम लोग मेज़रमेंट करने गए किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। मेज़रमेंट किसका होता है? फिजिकल क्वांटिटी का होता है। अब सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्या कहना क्या चाहते हो आप? देखो, मेज़रमेंट का मतलब होता है मापना। अब मैंने बोल दिया कि बाबू देखो, यूनिट एंड मेज़रमेंट आपको इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, किसी चीज़ को नापते हैं। अब एक बच्चा है, बोला सर मेरा दोस्त का दिल टूट गया है, आप नाप के बता सकते हो कि उसका दिल कितना टूटा हुआ, कितना उदास है? मेरा दोस्त बहुत खुश है सर, क्या आप उसको नाप के बता सकते हो कितना खुश है? सर सलमान खान बहुत क्यूट है, तो क्या आप नाप के बता सकते हो कि कितना क्यूट है? तो नहीं। तो हम लोग मेज़रमेंट तो करते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम किसका मेज़रमेंट करते हैं? हम मेज़रमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भाई? ऐसा क्वांटिटी जिसको तुम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से मेज़र कर सको, है ना। उस तरह के क्वांटिटी का ही मेज़रमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वांटिटी को उठा के लें और बोल रहे कि सर इसको मेज़र करके बता दो इसका यूनिट क्या होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान से समझिए, मेज़रमेंट करते हैं हम लोग किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। और फिजिकल क्वांटिटी को
नापने के लिए हमारे सामने एक चीज़ आता है जिसको हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा है। तो क्या किया जाता है कि इस यूनिट को, यानी कि इस क्वांटिटी को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को बना दिया जाता है फंडामेंटल और एक को बना दिया जाता है डिराइव्ड। अब बोला जाता है कि देखो, तुम अगर फंडामेंटल पे कमांड कर लिए तो तुमको डिराइव क्वांटिटी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार आराम से रिकॉल करेंगे। क्या रिकॉल करेंगे कि यूनिट एंड मेजरमेंट में, ये चैप्टर में सबसे पहले हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट करने गए। मेजरमेंट किसका करने गए? फिजिकल क्वांटिटी का करने गए। तो हमको क्या मिला? तो हमको मिला यूनिट। ओके, तो सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको तुम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से मेज़र कर सको। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। ऐसा क्वांटिटी जिसको तुम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से मेजर। सर आप बार बार बोल रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, डायरेक्ट का मतलब होता है तुमने कोई स्केल यूज़ कर लिया, है ना, तुमने कोई डिवाइस यूज़ कर लिया, उससे तुमने मेज़र कर दिया, वो होता है डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? तुम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 में पढ़ा होगा कि एक ट्री है, टूट के गिर गया और उसका हम लोग ट्री का हाइट पता कर ले रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से मेज़र कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैन एक्सप्रेस इन लॉ ऑफ फिजिक्स, तो हम उसको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो तुमसे कोई पूछे कि बाबू बताओ फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो तुम बोलना फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से मेज़र कर सकते हैं, और दूसरा फिजिक्स के लॉ में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेज़र करना ही बड़ी बात नहीं है, उसको फिजिक्स के लॉ में एक्सप्रेस करना भी बड़ी बात है। अगर फिजिक्स के लॉ में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। ओके, अच्छा, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ये हालांकि देखो हमारे फिजिक्स में ना फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? साइंटिस्ट लोगों ने किया कि देखिए भैया, बच्चा लोग तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो ये इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को। तो उन्होंने क्या किया कि फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को बना दिया फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरे को बना दिया डिराइव्ड क्वांटिटी। अब सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसके अंदर केवल 7 आएंगे। कितने आएंगे? केवल 7 आएंगे। ठीक है, इसके अंदर केवल 7 क्वांटिटीज़ आएंगे। और बोला कि देखो बाबू, अगर तुम 7 क्वांटिटीज़ को याद कर लिए, अगर तुम 7 क्वांटिटीज़ को समझ लिए, तो फिर तुम्हारे लिए डिराइव्ड क्वांटिटी कुछ नहीं है, तुम डिराइव्ड क्वांटिटी को आराम से कर लोगे। ठीक है, तो हमको फिजिकल क्वांटिटी को सिंपल करने के लिए क्या किया गया? इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक बना दिया फंडामेंटल और एक बना दिया डिराइव्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। देखो, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, है ना। जैसे बोला जाता है ना, आपके पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं है क्या, है ना। या फिर आप लोगों ने क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल, है ना, याद करो, बायो में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल। और सेल में पूछा जाता था, जैसे कोई भी टीचर पूछते थे व्हाट इज सेल, तो आप क्या बोलते थे? सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। इससे क्या समझ में आता है कि हमारे बॉडी में जो भी हमारा जो लाइफ जनरेट हो रहा है वो किस पे जनरेट हो रहा है? सेल पे जनरेट हो रहा है। तो उसी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब कि ये ऐसे क्वांटिटी होते हैं कि इन्हीं के बेसिस पे फिजिक्स में आने वाले सारे क्वांटिटीज़ जन्म लेते हैं। ठीक है, तो मतलब तुमने फंडामेंटल को अगर पढ़ लिया तो तुम फंडामेंटल के यूज़ करके तुम बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज़ को बना सकते हो। समझ गए बात को? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड बेसिक क्वांटिटी। अब सुनो, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बाकी क्वांटिटीज़ बन रहा है। तो क्या मैं फंडामेंटल का डेफिनेशन ऐसे कर सकता हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच इज़ इंडिपेंडेंट टू द अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसे क्वांटिटी होती हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि भैया फंडामेंटल से ही तो सारा क्वांटिटी आएगा, तो फंडामेंटल क्यों किसी पर डिपेंड करे, है ना। तो फंडामेंटल का अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा? दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है,
ये ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्लियर है, क्या क्लियर है कि ऐसे क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होंगे अदर फिजिकल क्वांटिटी से, है ना। मतलब इसको कोई मतलब नहीं है फिजिकल क्वांटिटी से, क्योंकि इसी से तो सब बन रहा है ना भाई। ठीक है, अच्छा सर इतनी अच्छी बात है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती कौन कौन से? देखो, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी तुम्हें समझना है तो फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली 7 तरह के होते हैं। मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ इसका, फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, और इधर हम बना लेते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, और इधर हम बना लेते हैं इसका सिंबल। ठीक है, कि इसका सिंबल क्या होगा। ठीक, कितने तरह के होते हैं ये? 7 होते हैं, 7। तो पहला हम मान लेते हैं मास, दूसरा हम मान लेते हैं लेंथ। ठीक है, तीसरा हम मान लेते हैं टाइम, चौथा है टेम्परेचर। मानना क्या है भाई, ये है। ठीक है, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है जिसको हम कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, और छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नहीं, छठा को मैं मान लेता हूँ कि ये भैया ये करंट है। ठीक है, चलो करंट, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस याद रखना है ना। फिर उसके बाद आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, चलो, तो देखो मास की अगर बात करें तो मास एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लुमिनियस इंटेंसिटी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट भी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी। ओके, चलो, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये सारे क्या हैं, क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल ये सारे के सारे क्या हैं, क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, ध्यान समझना, ये सारे के सारे क्या हैं, क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। देखो, क्वांटिटी और यूनिट अलग चीज़ है। यूनिट क्या होता है, यूनिट एक इकाई है जिससे हम किसी चीज़ को नापते हैं। ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं और उसी से हम लोग किसी चीज़ को नापते हैं, और क्वांटिटी एक अलग चीज़ है। ठीक है ना। तो देखो, मास की अगर हम यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट होता है केजी। अब एक बच्चा बोला नहीं केजी कैसे, ग्राम में भी तो नाप सकते हैं। एक बच्चा बोला सर टन में भी नाप सकते हैं। एक बच्चा है सर क्विंटल में भी नाप सकते हैं। अरे भैया नाप तो तुम सब में सकते हो, लेकिन इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल इसका यूनिट क्या होगा, केजी होगा। तो तुमसे कोई पूछे कि बताओ मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो तुम बोलोगे केजी। लेकिन तुमसे कोई पूछे कि मास का यूनिट क्या है, तो तुम क्विंटल भी बोल सकते हो, टन भी बोल सकते हो, केजी भी बोल सकते हो, ग्राम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो याद रखना इसका क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम होता है। ठीक है ना, किलोग्राम। और किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, केजी होता है। अच्छा, लेंथ क्या होगा, लेंथ का क्या हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा मीटर, और मीटर का क्या होगा सिंबल, एम। अब फिर वही बात, सर लेंथ का तो बहुत कुछ होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, डेकामीटर, डेसीमीटर, बहुत कुछ होता है। अरे भैया लेकिन फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो फंडामेंटल यूनिट मैं बता रहा हूँ। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। अब इसमें भी यही सोचोगे सर मिनट भी होता है, आवर भी होता है, लेकिन नहीं भैया, फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो इसका सिंबल हो जाएगा एस। अच्छा, टेम्परेचर का बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर केल्विन। नहीं, केल्विन तो सही आंसर है। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, केल्विन होगा। टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, जिसको के से दिखाते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, जिसको किससे दिखाते हैं, सीडी से दिखाते हैं। और करंट का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, जिसको किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, मोल, MOLE, मोल, जिसका सिंबल क्या होता है, MOL, मोल। देखो सिंबल में बस मोल हो जाता है। अब देखो, तुम्हें मास पता होगा, लेंथ पता होगा, टाइम पता होगा, टेम्परेचर भी पता होगा, लेकिन तुम्हें ये लुमिनियस इंटेंसिटी नहीं पता होगा। सर ये है क्या, ये क्या पाप है लुमिनियस इंटेंसिटी। और तुम्हें ये नहीं पता होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। करंट भी तुमने ज़िंदगी में देखा होगा, लेकिन लुमिनस इंटेंसिटी तुमने नहीं देखा होगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखा भी होगा तो तुम्हें पता नहीं है क्या है ये। तो देखो क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट मतलब जैसे मान लो कहीं पे लाइट जल रहा है, जैसे ये मेरे स्टूडियो में लाइट जल रहा है, तो ये जो लाइट है ये कितना इंटेंसिटी दे रहा है। ठीक है, ये लाइट कितना हीट दे रहा है, इसको कैसे नापेंगे, तो इसको नापते हैं कैंडेला में। ठीक है, तो लुमिनस इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप में से 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने 5-5 वाट का बल्ब बनाया और मेरे पास लेके आ गए।
और बोले सर ये जो 5-5 वाट का मेरा बल्ब है, बताइए इसमें से कौन ज़्यादा लाइट दे रहा है। तो दोनों तो भैया 5-5 वाट का बल्ब है। अब मेरे को चेक करना है कि कौन ज़्यादा लाइट देगा, तो हम किससे चेक करेंगे? कैंडेला से चेक करेंगे, है ना। तो लुमिनस इंटेंसिटी क्या बताता है? अमाउंट ऑफ लाइट को बताता है, जैसे कि सन का लाइट, है ना, मून का लाइट, टॉर्च लाइट, बल्ब लाइट, ये सारी चीज़, ठीक है। हालांकि इसका डेवलप्ड यूनिट होता है लक्स, तो आगे जाके आप पढ़ोगे लक्स क्या होता है। फिलहाल अभी इतना जान के चले कैंडेला। अच्छा, इसके बाद आ जाता है करंट। तो तुम्हें पता है करंट का यूनिट एक्चुअली में कुछ और होता है, लेकिन इसको खोजने वाले साइंटिस्ट थे एंद्रे मैरी एम्पियर। कौन थे? एंद्रे मैरी एम्पियर। डेट्स वाई करंट का यूनिट क्या बन जाता है? एम्पियर बन जाता है ना। उन साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो आप भी कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको भी इज्जत मिले, आपके बुक में नाम आए। चलो आगे बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास मार्कर है, तो इस मार्कर में कितने पार्टिकल्स हैं उसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे नापा जाता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापा जाता है मोल से। किससे नापा जाता है? मोल से। और मोल का सिंबल क्या होता है? MOL, मोल, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा किसके लिए? ये चीज़ हो गया तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए। अब सुनो क्या है, अब दिक्कत ये है कि साइंटिस्ट लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को रख तो दिया, बोला ये 7 है, ये 7 को पढ़ लो, और ये 7 को पढ़ के बाकी तुम डिराइव बना सकते हो। तुम खुद से सोचो यार, दुनिया में, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ बना है यही 7 से मिल के बना है। फिजिक्स में जो भी चीज़ तुमको दिखेगा यही 7 से मिल के दिखेगा, ठीक है। सोच के देखो, थोड़ा ट्राई करो कि क्या कुछ ऐसा है जो इससे अलग है फिजिक्स में। कोई भी ऐसा फार्मूला जो इससे अलग है जो तुम्हारे दिमाग में आता हो? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 2 चीज़ ऐसा है जो इससे थोड़ा सा अलग है, और 2 चीज़ जो था वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन साइंटिस्ट लोग को तुरंत नहीं पता चला ये बात, ठीक है। साइंटिस्ट लोग को थोड़ा टाइम बाद पता चला, तो उन्होंने फंडामेंटल लॉन्च कर दिया था। फिर उसके बाद उनको पता चला कि 2 चीज़ ऐसा है जो इसमें शामिल होना चाहिए था लेकिन हमने शामिल नहीं किया, ठीक है। तो फिर आगे जा कर के उसको सप्लीमेंट्री यूनिट का नाम दिया गया, ठीक है। फंडामेंटल और डिराइव पहले पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बीच में एक आ गया सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसा यूनिट जिसको सप्लीमेंट बेसिस पे यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट बेसिस मतलब ऐसा यूनिट जिसको किसी टूल्स के रूप में यूज़ करते हैं। टूल्स मतलब जैसे कोई भी मेज़रमेंट कर रहे हैं तो मेज़रमेंट करने में उसका सहायता लिया जाता है। अच्छा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सहायता लिया जाता है वैसे, हाँ बिल्कुल वैसे ही। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं कि एक सप्लीमेंट के जैसे काम करते हैं वो, ठीक है ना। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा। तो फंडामेंटल यूनिट के बाद आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो देखते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है भाई, ठीक है। मैं इधर का पार्ट इरेज करता हूँ और इधर आप लोगों को समझाता हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट। देखो भाई, अगर हम सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करें तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? अगर हम किसकी बात करें, सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना। तो सप्लीमेंट्री यूनिट कितने होते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक जिसको हम कहते हैं प्लेन एंगल, क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। और दूसरा जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है सर। एक है प्लेन एंगल और दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल, ठीक। इनमें बेसिक डिफरेंस समझ लो। जो प्लेन एंगल होता है वो बेसिकली 1 डायमेंशन, हाँ बोल सकते हैं 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन होता है। और जो सॉलिड एंगल होता है बेसिकली 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। जो प्लेन एंगल होता है, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट? रेडियन। लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एस्टेरेडियन। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट? एस्टेरेडियन। इसको आर से दिखाते हैं, इसको SR से दिखाते हैं, एस्टेरेडियन। अब इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं, ठीक है। फिर से समझ लो, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो क्या है? 2 हैं। एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। अब आगे समझते हैं ये क्या है एक्चुअली में। तो देखो, ध्यान से समझते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से इस चैप्टर को ख़त्म करना है। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बस इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, मज़े से ख़त्म करना है इस चैप्टर को, ठीक है। हालांकि आप सब ने इसका वीडियो देख ही रखा होगा, मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है, ठीक। तो अगर आपने देख रखा है तो कोई बात नहीं है, नहीं देखा है या देख भी लिया तो एक बार रिवीजन मार लो यार, और क्या। देखो अब बात करते हैं किस पे? प्लेन एंगल पे। तो प्लेन एंगल की अगर बात करें तो भाई साहब प्लेन एंगल, हाँ प्लेन एंगल क्या है? देखो हम लोग को क्या करना है, सिंपली एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये भैया हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। ये है हमारा
सर्कल, बहुत ही अच्छा गोल बना। चलो ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसमें इसका यहाँ से यहाँ तक क्या है, सबको पता है क्या होता है सर, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होता है, ओके। अब तुम में से कितने लोगों को पता है आर्क क्या होता है? आर्क, आर्क का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो, अगर मैं मार्कर को ले लूँ, मार्कर को ऐसे ले करके और कंपास बनाने की कोशिश करूँ, तो ये मैंने ऐसे बनाया तो ये हो गया आर्क, और इसी को लेके मैं अगर पूरा गोल ऐसे घुमा दूँ तो वो बन जाएगा सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के एक छोटे से पार्ट को हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, कहाँ से कहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, तो ये वाला जो बॉडी है, इस पॉइंट को मैं मान लिया ए और इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी। तो ए और बी के बीच में ये जो लेंथ आया, ये एल लेंथ, ये एल लेंथ बेसिकली क्या है? यही तो है आर्क, ठीक है। ये एल लेंथ क्या है? ये है आर्क, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क है, ओके। अब ये आर रेडियस है, यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा? आर रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक थीटा बन रहा है सर, यहाँ पे क्या बन रहा है? एक थीटा बन रहा है। अब ये वाला जो थीटा है ना, इसी का यूनिट होता है रेडियन, और इसी थीटा को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। ये जो थीटा है, यही थीटा बेसिकली क्या कहलाता है? प्लेन एंगल कहलाता है, ठीक है। और प्लेन एंगल क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये एक प्लेन में है, ठीक है। डेट्स वाई ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल है। और इस थीटा का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है? ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? रेडियन होगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? तो देखो, थीटा इज इक्वल टू, तुम में से बहुत सारों ने पढ़ा होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, आर्क बाई रेडियस, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो सर थीटा इज इक्वल टू आर्क मेरा क्या है? आर्क है मेरा एल और रेडियस है मेरा आर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाई आर भी मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बच्चा आया उधर से उठ के बोला, हैं क्या पढ़ा रहे हो आप? थीटा, और थीटा का ऐसा यूनिट रेडियन ना, गलत होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थीटा का मतलब डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। ये क्या पढ़ा रहे हो? रेडियन यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। थीटा का मतलब रेडियन थोड़ी ना होता है। तो हम बोले हाँ भाई, थीटा का मतलब रेडियन नहीं होता है। क्या बचपन से तुम्हें लेंथ का सारा यूनिट पढ़ा दिया गया था? नहीं ना। तुमको बचपन में लेंथ का मीटर बताया गया होगा, तो फिर सेंटीमीटर बताया गया होगा, फिर तुमको डेसीमीटर बताया गया होगा, और फिर तुमको किलोमीटर बताया गया होगा, और तुमको एक कन्वर्जन दिया गया होगा, दिया गया था कि नहीं? तो उसी तरह से जो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे थे, थीटा इज इक्वल टू डिग्री 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 डिग्री, अब वो डिग्री बदल रहा है। किस में बदल रहा है? रेडियन में, क्योंकि इसका एक्चुअल ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन है। तो आपके मन में एक जिज्ञासा हो रहा होगा कि सर कुछ ऐसा चीज़ बताओ, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता था, है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता था। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा है क्या कि 1 रेडियन में कुछ डिग्री हो जाए, या 1 डिग्री में कुछ रेडियन हो जाए? कुछ ऐसा है क्या? हम बोले हाँ बाबू बिल्कुल है। लेकिन जैसे वहाँ तुम्हें थाली में परोस के दिया जाता था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ तुम्हें थाली में परोस के नहीं दिया जाएगा। यहाँ तुम्हें कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। कैसे? देखो, इस तरीके से दिया जाएगा कि भैया पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री। लो, ऐसे परोसेगा, लिख के नहीं देगा कि 1 रेडियन में इतना होता है। तो तुमको डर लग रहा होगा, सर ऐसा है तो फिर कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं यार, टेंशन नहीं लेना है। देखो, अगर ये रेडियन है तो इससे अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 भी रेडियन होगा। अगर ये डिग्री है तो इससे हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो वो भी डिग्री होगा। अब हमको 1 रेडियन निकालना है कि 1 रेडियन में कितना डिग्री। तो मैं इस 1 रेडियन को इधर ही रहने दो और पाई को उधर फेंक दूँ, तो क्या बन जाएगा? 180 बाई पाई, ठीक है। तो 1 रेडियन में क्या हो जाएगा? 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा, है ना। और अगर मेरे को 1 डिग्री में देखना है तो ये 180 को मैं इधर फेंक दूंगा, तो देखो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा? 1 डिग्री में हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। तो याद रखेंगे क्या? 1 रेडियन में 180 बटा पाई डिग्री, और 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन। ओके, ये सर छुटकू सा सी क्यों लिख रहे हो? ये सी लिखा जा रहा है रेडियन को समझाने के लिए कि बाबू ये रेडियन है। ओके, अच्छा ये बात है। अच्छा, इसके बाद और भी यूनिट बदलते हैं। डिग्री तक ही कहानी नहीं रहता है, डिग्री से भी छोटा एंगल होता है। तुम सोच रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं?
पहले डिग्री को रेडियन में बदल दिया, अब बोल रहे हो डिग्री से भी छोटा एंगल होता है। बिल्कुल होता है। देखो डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसको हम कहते हैं मिनट। क्या कहते हैं? मिनट। तो देखो सर एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और मिनट के लिए एक ऐसे कॉमा लगाता है, तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये मिनट का साइन है, ठीक है। अच्छा ऐसा बात है। अब मैं बोलूँगा मिनट से भी छोटा होता है, मतलब क्या मजाक उड़ा रहे हो? मिनट से छोटा सेकेंड होगा क्या? हाँ भाई, मिनट से छोटा सेकेंड ही होगा, ठीक है। और वो एंगल होगा, टाइम मत समझ लेना, क्या है वो? एंगल है। तो एक मिनट में कितना, सबको पता है यार, एक मिनट में कितना? 60 सेकेंड, ठीक है। एक मिनट में कितना? 60 सेकेंड। अच्छा ये बात था, मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा रेडियन, फिर बेटा रेडियन से किस में कन्वर्ट कर लिए? डिग्री में, फिर डिग्री से किस में कन्वर्ट कर लिए? मिनट में, फिर मिनट से किस में कन्वर्ट कर लिए? सेकंड में। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि बताओ अजीमो शाह शहंशाह की तरफ से एक डिग्री में कितना रेडियन होगा? आ गया क्वेश्चन। बताओ एक मिनट में कितना रेडियन होगा, और बताओ एक सेकंड में कितना रेडियन होगा। और ये तुम्हारा हो गया होमवर्क। ये तुमको बता के चैट सेक्शन में बताना है या कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और इसको फाइंड करना है, ठीक। तो कन्वर्ट करना है। अब तुम कन्वर्ट कैसे करते हो ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। तुमको दिमाग लगाना है, बताना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें दे दिया। एक डिग्री एक मिनट एक रेडियन में, सॉरी एक डिग्री एक मिनट एक सेकंड में कितना रेडियन होता है, तुमको ये कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक हिंट दे देता हूँ, अगर तुमको डिग्री से एक हिंट दे देता हूँ, अगर तुमको डिग्री से कहाँ जाना है? सेकंड में। तो पहले तुम क्या करो, डिग्री से रेडियन जाओ, रेडियन से मिनट जाओ, और मिनट से फिर सेकंड जाओ, ठीक है। मतलब तोड़ते जाओ, तुमको खुद ब खुद आंसर मिलते जाएगा, ठीक। तो ये था प्लेन एंगल। अब किस पे आते हैं? अच्छा अब किस पे आते हैं? सॉलिड एंगल पे, ठीक है। प्लेन एंगल का कहानी प्लेन है। अब किस पे आते हैं? सॉलिड एंगल पे आते हैं। तो देखते हैं सॉलिड एंगल क्या है। अगर तुम्हें एक स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो यार, ठीक है। लेना क्या है, नोट्स में तो सब मिल जाएगा, इरेज करता हूँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। आगे बढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे, तभी तो करेंगे कुछ तूफानी। देखो अब क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? बात करेंगे सॉलिड एंगल के ऊपर। क्या बात करते हो, सॉलिड एंगल? हाँ जी भाई, सॉलिड एंगल क्या होता है? ये एक ऐसा एंगल होता है जो सॉलिड नेचर का होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा एंगल होता है जो 3D शेप में होता है। 3D मतलब कैसे विजुअलाइज कराऊँ? तो समझो कि तुम्हारे हाथ में एक एप्पल है। एप्पल नहीं है, ये बॉल है, ठीक है। तो ये जो बॉल जो है, इस बॉल पे जैसे वहाँ पे तो था रेडियस, मतलब वहाँ पे तो एक प्लेन सर्कल था। अब यहाँ पे इस बॉल पे अगर मैं बात करूँ कि ये जो बॉल है, इसमें अगर हम कोई एक छोटा सा पार्ट को ऐसे कट कर ले, ठीक है, इस छोटे से पार्ट को एकदम अंदर के साइड में तक कट कर ले, तो तुमको क्या दिखेगा? एक कोन दिखेगा ना। विजुअलाइज हो पा रहा है क्या? विजुअलाइज हो पा रहा है? नहीं। क्या दिखेगा? एक कोन दिखेगा। कैसे कोन दिखेगा? तुम सोचो कि तुम्हारे पास एक एप्पल है, और तुमने एप्पल में क्या किया? एक पेन लिया, नोकीला सा पेन लिया, और उसको ऐसे कर दिया। तो तुम जब उसके बाद उसको निकालोगे तो तुमको उसके अंदर क्या दिखेगा? एक कोन स्ट्रक्चर दिखेगा ना। उसी कोन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। और क्या, इससे बड़ा चीज़ थोड़ी ना है कुछ, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। तो समझो कैसे। देखो ये मान लो तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है एक सर्कल, बड़ा सा सर्कल। हाँ, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है। तो ये एक स्फीयर है, और ये स्फीयर का है रेडियस, ठीक है। ये क्या है? स्फीयर का रेडियस। और यहाँ पे भी इसका एक कुछ रेडियस होगा, ये भी आर रेडियस होगा, है ना। तो जैसे वहाँ पे लेंथ होता था, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एक एरिया हो गया सर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? एरिया हो गया। और ये जो एरिया है वो बेसिकली क्या है? ये है एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या है?
एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। और ये क्या था, ये है ओम, ठीक है। ओम का मतलब केवल रेजिस्टेंस नहीं होता है, ओम को कभी कभी सॉलिड एंगल को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज व्हाट, इज स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। और स्टेरेडियन को SR से दिखाते हैं, ठीक। इस सॉलिड एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय, सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ओम, ठीक है, ठीक है, ओम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं भाई, ये 3D एंगल होता था, इससे पहले जो तुमने पढ़ा वो 2D एंगल था या 1 डायमेंशनल एंगल था, ठीक। तो ये जो चीज़ था ये था एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी कवर हो गया, फंडामेंटल यूनिट भी कवर हो गया। अब क्या कवर होगा, तो सुनो, देखो सप्लीमेंट्री और फंडामेंटल होने के बाद डिराइव अभी नहीं आया है, डिराइव आएगा, लेकिन डिराइव से पहले कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस, क्या नाम था, भूतिया फिल्म के जैसा, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। तो आप देखने वाले हैं कार्ल फ्रेडरिच गॉस को, जो कि 1832 की कहानी है। कब की, 1832 की। तो 1832 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। उन्होंने क्या किया, वो घूमने लगे वर्ल्ड टू वर्ल्ड, ठीक है। और कैसे घूमने लगे, देखो एक्चुअली में ऐसा कहानी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिससे तुमको याद रहे, ठीक है। कहीं पे मैंने पढ़ा था ऐसे गूगल में। तो देखो इसमें हुआ क्या था कि जो फंडामेंटल यूनिट्स को बनाने वाले साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो कार्ल फ्रेडरिच गॉस के दोस्त थे। तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस को वो फंडामेंटल यूनिट बनाने वाले साइंटिस्ट के ग्रुप में नहीं रखा गया, ठीक है। तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस थोड़ा गुस्सा हो गया, अरे भाई हमको उसमें क्यों नहीं शामिल किया। तो इनके दोस्तों ने बोल दिया तू उस लायक नहीं था, इसीलिए तुझे शामिल नहीं किया गया। तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने क्या किया, अपना एक शिप उठाया और शिप उठा करके डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमने लगे, ठीक है। तो जब वो डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमने लगे तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने पूरा वर्ल्ड घूमा, और जब वो वर्ल्ड घूमा तो उसके पास आ गया एक पावर है। पावर कैसा, देखो जब वो वर्ल्ड घूमा तो उसको अलग अलग चीज़ देखने को मिला। जैसे कि जब वो आया इंडिया की तरफ, तो इंडिया में जो उसने देखा कि यहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोग लॉन्ग कपड़ा पहनते हैं। लॉन्ग कपड़ा मतलब ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है। और लोग यहाँ के कपड़ों को मीटर्स में नापा करते हैं, मीटर, लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में। और यहाँ पे ऐसे फसल होती हैं कि जिसको लोग केजी में नापते हैं जनरली, है ना। और टाइम तो भैया सबके लिए अल्टीमेट है, तो टाइम को किस में नापा जाता है, सेकंड में। अब जैसे ही इंडिया के आसपास के कंट्रीज, सारे कंट्रीज़ में ऐसा ही सिचुएशन था। जैसे ही वो यहाँ से चला जाता है साउथ अफ्रीका की तरफ, जहाँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जहाँ गर्मी है वहाँ लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कपड़ा पहनेंगे। तो वहाँ पर लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाता था, और मास को ग्राम में नापा जाता था, और टाइम को सेकंड में नापा जाता था। उसी तरीके से जब वो अमेरिका की तरफ यानी कि रसिया की तरफ ठंडे एरिया में गया, तो वहाँ देखा कि लोग कोट पहनते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोट पहनते हैं मीन्स यहाँ पे जो लेंथ है उसको फुट में नापा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो मास है उसको पाउंड में नापा जाता है, ठीक है। और जो टाइम है उसको किस में नापा जाता है, सेकेंड में नापा जाता है। तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस को समझ में आया कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ों के द्वारा चीज़ों को नापा जा रहा है। जैसे एक ही चीज़ है, लेंथ ही है, लेकिन लेंथ को कहीं मीटर में नाप रहा है तो कहीं सेंटीमीटर में नाप रहा है तो कहीं फुट में नाप रहा है। मास को कहीं पे केजी में नाप रहा है तो कहीं पे ग्राम में नाप रहा है तो कहीं पे पाउंड में नाप रहा है। अब कार्ल फ्रेडरिच गॉस आया अपने दोस्तों के पास, हैं तुम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया है, कोई फ़ायदा नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटी बनाने से। तुम किसको दिखाएगा, पूरे वर्ल्ड में दिखाएगा, पूरे वर्ल्ड में लोग अपने मन से चल रहे हैं। तुम किसी को नहीं समझा सकता फिजिक्स, क्योंकि जो तुमने फंडामेंटल पढ़ाया है वो फंडामेंटल लोग पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके कंट्री में कुछ और चीज़ चलता है। तो उनके जो दोस्त थे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बनाए थे, उन्होंने बोला अच्छा ऐसा बात है, तो हम लोग एक नया चीज़ का इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको हम कहते हैं ऐसा यूनिट, ठीक है। तो हमारे बीच आया एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या लिख दिया गया कि ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होगा जिसको पूरे अर्थ के लोग मानेंगे,
ठीक है, पूरे कंट्रीज़ के लोग मानेंगे। ये है एसआई यूनिट। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब आपको समझ में आया कि एसआई यूनिट क्यों पढ़ाया जाता है ना। इससे पहले जो लोग चलते थे वो कहीं पे एमकेएस का यूज होता था, कहीं पे सीजीएस का यूज होता था, कहीं पे एफपीएस का यूज होता था। सर एमकेएस का मतलब क्या? जिसको मीटर किलोग्राम सेकंड में नापे वो एमकेएस, जिसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में नापे वो सीजीएस, जिसको फुट पाउंड सेकंड में नापे वो एफपीएस। तो पहले ऐसा सिस्टम था, लेकिन इन सबको ओवर कम करके क्या बना दिया गया? एसआई बना दिया गया। क्यों? क्योंकि हमको फिजिक्स ऐसे पढ़ना है जो इंडिया में भी सही हो, अमेरिका में भी सही हो, हर जगह सही हो। क्योंकि फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स का जो लॉ होता है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। इसीलिए कुछ ऐसा करना पड़ा जिसके वजह से हमारे बीच में कौन आ गया? एसआई यूनिट आ गया। तो एसआई यूनिट बेसिकली क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ कि भैया ये चीज़ है क्या, ठीक है। और इस चीज़ का हेडिंग क्या है? तो देखो इस चीज़ का हेडिंग है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो थोड़ा बहुत इसमें मैंने झूठ बोला, थोड़ा बहुत कहानी सिखाया आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किस पे? सिस्टम ऑफ यूनिट पे। सिस्टम है ना। भाई ये सब नहीं, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है? जो पहला सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एमकेएस। एमकेएस का मतलब क्या? देखो ये सिस्टम जो था इसको लेंथ, मास और टाइम पे डिवाइड किया गया, ठीक है। किस पे? इस पे लेंथ, मास और टाइम पे डिवाइड किया गया। तो इधर जो बना, एक बना एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में क्या हुआ? यहाँ पे लेंथ को रखा गया किस में? मीटर में। मास को रखा गया किस में? किलोग्राम में। और टाइम को रखा गया किस में? सेकंड में। और सीजीएस बना, इसको रखा गया सेंटीमीटर में, इसको रखा गया ग्राम में, और इसको रखा गया सेकंड में। और एफपीएस का मतलब क्या हो गया? ये हो गया फुट में, ये हो गया पाउंड में, और ये हो गया सेकंड में, है ना सर। और एसआई का मतलब क्या हो गया? एसआई किसी का नहीं सुनता। एसआई क्या है? एसआई इज़ वॉट? इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल गुंडा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या है भाई? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा सर ये कहाँ यूज़ होता है? देखो एमकेएस कहाँ यूज़ होता है? इंडिया और इंडिया के अराउंड, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होगा? साउथ अफ्रीका के अराउंड, गर्मी वाला एरिया में, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होगा? ये आपका पहले यूज़ होता था, अभी नहीं। ये आपका कहाँ यूज़ होगा? रशिया वगैरह, अमेरिका वगैरह के अराउंड, जहाँ ठंडा एरिया है, ठीक है। और ये तो भैया पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसको करने वाले साइंटिस्ट कौन थे महान हस्ती? कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कौन थे? कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कब किया था? 1832 में, ठीक है। कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने 1832 में ये कांड किया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसे? हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो ऐसा यूनिट तुम्हारे सामने आया इसका क्या एडवांटेज है, और किसी भी गुड यूनिट को बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। और जैसे ही ये चीज़ देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके जो भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो। और जैसे ही डिराइव्ड यूनिट को मैं कवर करूँगा उसी में मैं आपको डायमेंशन भी कवर कर दूँगा। मतलब आपको एक तीर से दो निशाना, यूनिट भी डायमेंशन भी, दोनों क्लियर, ठीक। और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद बचेगा बस डायमेंशन वेरिएबल्स। डायमेंशन वेरिएबल में क्या करना है सर? डायमेंशन वेरिएबल में करना है तुम्हें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट। जैसे कि तुम्हें करना है जूल से अर्ज में कन्वर्ट, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट, ऐसे कन्वर्जन करना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ तुमको क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या करना है कि आप कैसे चेक करेंगे किसी लॉ को। जैसे मैंने तुम्हें बोल दिया कि F = होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब बताओ ये सही है कि नहीं? तुमको इसको चेक करना है। तो तुम कैसे चेक करोगे? यूनिट एंड मेजरमेंट से, वो चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद होगा एरर, और देन ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर आता हूँ, ठीक है।